हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो गाइस, आज मैं आपको समझाने वाली हूँ वो सभी क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा कि यू आर गिवन अ हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच। अब हमारा क्वेश्चन इसमें ये बनता है, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन सामान से आप कैसे बताएंगे कि जो भी सैंपल्स आपको दिए गए हैं उनमें से मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है। तो गाइस, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बाय यूजिंग हैमर वी विल बीट इट। हम उन्हें बीट करेंगे और बीट करने के बाद जो सैंपल्स हैं जो बीट होके थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे वो जो है मेटल्स होंगे, अदरवाइज नॉन मेटल होंगे। इसी तरीके से जो बाकी सामान है, बल्ब, वायर, बैटरी, इससे एक सर्किट बनाएंगे और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। यदि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है डेट मीन्स जो वो सैंपल है मेटल है, अदरवाइज नॉन मेटल। नेक्स्ट आता है एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसको बताना है हमें कि क्यों जरूरी है। द अबव टेस्ट आर यूजफुल इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज दे आर based on the physical properties, no chemical reactions are involved in this test। कारण क्या हुआ कि चूंकि इसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है तो ये इजीली होती है, इजी टू कन्वीनियंट होती है ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सके। लेकिन केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, कन्वीनियंट भी नहीं होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण, केमिकल प्रोसेस के कारण जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती हैं। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं और उनके दो एग्जांपल्स। तो गाइज, सबसे पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी वो एसिड्स के साथ भी उतनी ही उसी तरीके से रिएक्शन करते हैं जिस तरीके से बेसिक के साथ। तो इस तरीके से ये जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। आता है हमारा क्वेश्चन, नेम द मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल डू नॉट। यानी दो ऐसे एसिड्स के नाम, दो ऐसे मेटल्स के नाम बताइए जो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके और दो ऐसे मेटल्स जो कि नहीं कर सके। तो गाइस, यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है, रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो वर्क करती है। एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देते हैं। वहीं मरकरी एंड कॉपर जो होते हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, दो में आ जाएंगे आयरन, एल्यूमिनियम एंड सेकंड आ जाएगा मरकरी एंड कॉपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल हम किसको पसंद करेंगे लेना एज अ एनोड और कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो गाइज, मैंने जब इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस समझाई थी तब भी बताया था कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मेटल के ही सॉल्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ, यदि हमने मान लिया कि एम कोई हमारा मेटल है तो एनोड जो होगा वो इम्प्योर मेटल का बना होता है, कैथोड जो होता है वो थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल होती है एंड जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल होता है, यानी मेटल के सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन लिया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए कोई दो मेथड या प्रिवेंशन मेथड्स बतानी है। तो गाइस, फर्स्ट तो होती है ऑयलिंग, ग्रीसिंग या पेंटिंग। तो हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करके या ऑयल का या ग्रीस का यूज़ करके उसकी सरफेस को जो है वो एयर के कांटेक्ट से दूर रख सकते हैं, इससे रस्टिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है गैल्वेनाइजेशन। मैंने पहले भी बताया था, गैल्वेनाइजेशन जो होता है एक वो जिंक मेटल की लेयर होती है या कोटिंग होती है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, जिससे क्या होता है जो रस्टिंग होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, रस्टिंग इतनी इजीली नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन। तो गाइस,
जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं तो इनके जो नेचर होता है वो कभी कुछ नॉन मेटल्स के साथ न्यूट्रल होता है और कुछ ऑक्साइड जो है इनके वो एसिडिक होते हैं। गाइस, जब पेरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो ऑक्साइड्स का नेचर होता है वो बेसिक से न्यूट्रल एंड देन न्यूट्रल से एसिडिक हो जाता है। एज बिकॉज जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो राइट हैंड साइड में आते हैं, इसीलिए इनका नेचर जो है वो न्यूट्रल और एसिडिक होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो हैं ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। वहीं जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। गाइस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो कॉपर वेसल्स होते हैं उन पे एक ग्रीन कोटिंग जम जाती है। इस ग्रीन कोटिंग को साफ करने के लिए घरों में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि लेमन या टेमरिंड के जूस से, यानी या तो नींबू या इमली के पानी से उसे साफ किया जाता है। तो ये हमें बताना है कि ये जो खट्टे सब्सटेंस हैं ये इस पे इतने इफेक्टिव क्यों होते हैं, ये कैसे होता है। तो गाइस, इसका आंसर ये है क्योंकि जो कॉपर होता है, कॉपर वेसल्स का कॉपर, जब ये मॉइस्ट एरिया में या मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके कार्बोनेट बना लेता है और ये बनता है कॉपर कार्बोनेट। जब इस पे एसिड का इफेक्ट किया जाता है, ये एसिड इसके ऊपर घिसा जाता है तो ये कॉपर कार्बोनेट जो है वो बेसिक होता है। एसिड घिसने से ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और इसकी जो ग्रीन कोटिंग है वो क्लियर हो जाती है, क्लीन हो जाती है। इस तरीके से जो कॉपर के वेसल्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं और उनकी टर्निशिंग खत्म हो जाती है। गाइस, इस वाले क्वेश्चंस में एक स्टोरी है। उन्होंने बताया है कि जो घरों के बाहर घरों घरों तक पहुंचने वाले जो गोल्ड स्मिथ होते हैं या सुनार होते हैं या हमारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को साफ करने वाले होते हैं, वो हमें ये प्रॉमिस करते हैं कि जो ये गोल्ड है वो हम आपका बिल्कुल नए के जैसे चमका देंगे। तो एक लेडी होती है, वो लेडी जो है उस गोल्ड स्मिथ को अपना गोल्ड के बैंगल्स दे देती है, कड़े दे देती है और वो उसे साफ करता है। वो जैसे ही उस सॉल्यूशन में, एक उसके पास सॉल्यूशन होता है पर्टिकुलर, जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर वो इस बैंगल्स को डालता है, वे बैंगल्स जो है वापस वैसे के वैसे ग्लिटर करने लगते हैं जैसे नए हों। लेकिन उसके कारण जो है वो उसके जो बैंगल्स हैं उनका वेट कम हो जाता है। अब उन्होंने पूछा है क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है। तो गाइस, इसका आंसर है कि एक्चुअली में होता क्या है कि जो वो गोल्ड स्मिथ था उसके पास एक सॉल्यूशन था जिसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। अब ये एक्वारेजिया क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। ये जो एक्वारेजिया होता है इसमें कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है उसका सॉल्यूशन लिया जाता है इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो गाइज, एज बिकॉज इसका जो नेचर है वो कंसनट्रेटेड होता है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये गोल्ड प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है। यही कारण होता है कि ऊपर की लेयर जब डिसॉल्व हो जाती है तो वो जो है वो ग्लिटर करने लगते हैं, शाइन करने लगते हैं, लेकिन उनका वेट जो है वो कम हो जाता है, इसलिए उनके बैंगल्स का वेट कम हुआ। अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक जो हॉट वाटर के लिए जो टैंक बनाया जाता है उसे स्टील का ना बनाते हुए कॉपर का बनाया जाता है। स्टील क्या है हमारा, एक एलॉय होता है आयरन का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि हम आयरन का बनाने की जगह कॉपर प्रेफर करते हैं। तो गाइस, इसका आंसर ये है क्योंकि हम जानते हैं कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो जब आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो ऑक्साइड बना लेता है, वाइग्रसली रिएक्शन हो जाती है। लेकिन जो कॉपर होता है वो ना तो कोल्ड वाटर और ना ही हॉट वाटर और ना ही स्टीम किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। यही कारण होता है कि जो हॉट वाटर टैंक है उसे कॉपर से बनाया जाता है, ना कि आयरन से। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। यदि उन्हें हवा में खुले में रखे रहने दें तो जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं या सिल्वर के जो हमारा सामान होता है वो काले पड़ जाते हैं। तो उसका गाइस आंसर ये है कि क्योंकि वो टर्निश हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं बाय रिएक्टिंग विथ एटमॉस्फेरिक एयर और बना लेते हैं उनके सिल्वर सल्फाइड। ये जो सिल्वर सल्फाइड की जो लेयर होती है वही ब्लैक कोटिंग होती है। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच गैसेस यूजुअली लिबरेट व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो गैस मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड से, हमेशा ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो मेटल्स के नाम बताइए या ऐसे मेटल्स के नाम बताइए जो वेरी डाइल्यूटेड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, क्योंकि बाकी मेटल तो नहीं बनाते हैं, केवल यही दो मेटल्स होते हैं। तो गैस ये मेटल्स हैं मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वाई कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर। जो कैल्शियम है वो वाटर पर फ्लोट क्यों करती है? इसका कारण ये है कि कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड एंड स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम मेटल। बहुत शॉर्ट में लिखा है गाइस यहाँ पर। होता क्या है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है मेटल्स और एसिड की रिएक्शन पर, वो जो हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम मेटल के सरफेस पे चिपक जाती है, जिसके कारण कैल्शियम मेटल जो है वो हल्का हो जाता है और वो फ्लोट करने लगता है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एक्स एंड वाई, एटम्स एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को वाई को, तो बताइए इसका नेचर कैसा होगा। तो गैस मैंने पहले भी बताया है, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है तो ऐसा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो गाइस इस तरीके से आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप चाहें तो मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स शेयर कर सकते हैं, और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।